Hi learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today we are going to complete our chapter that is nationalism in India. So learners, in our last video we studied कि कैसे गांधी जी को जेल में डाला गया एंड गांधी जी ने क्या शर्त रखी इरविन से, जैसे गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ और फिर जब गांधी जी लंदन से वापस आए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए, तो उन्होंने क्या सिचुएशन पाई और जो सिचुएशन उन्होंने पाई, जो ब्रिटिशर्स ने सब कुछ उथल पुथल कर दिया था, उसके बाद गांधी जी डिसाइडेड टू रीलॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो लर्नर्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया तो गांधी जी को क्या रिएक्शन मिला लोगों से. अब वो लोग कौन थे? वो लोग पार्टिसिपेंट्स थे जो आपके सीडीएम में पार्टिसिपेट करने वाले थे. तो ऑब्वियसली उस टाइम पर कौन हुआ करते थे? पेजेंट्स हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, आपके वर्कर्स हुआ करते थे, पेजेंट्स में भी रिच पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स हुआ करते थे. तो इन सब लोगों का क्या रिएक्शन रहा उस दौरान, हमको वो पढ़ना है. किसने कितना सपोर्ट किया सीडीएम को, हमको ये पढ़ना है इस टॉपिक में. So children, we'll first of all talk about peasants. They were classified into two parts, rich and poor. रिच पेजेंट्स जो थे उन्होंने बड़ा एक्टिवली इस मूवमेंट में पार्ट लिया. उनको ऐसा लगता था कि अगर वो सीडीएम को सपोर्ट करेंगे तो जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगी. उनको ये लगा कि अगर वो गांधी जी का साथ देंगे तो जितने ये ब्रिटिशर्स हम पे टैक्सेस लगाते हैं और पूरा कब्जा करके बैठे हुए हैं मार्केट पे, पूरी इकोनॉमी पे, तो शायद इनसे हमें छुटकारा मिल जाए और हमें वापस से ऊपर आने का मौका मिले. तो इस मोटिव से रिच पेजेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में. Now let's talk about poor peasants. So children, poor peasant का जो participation था इस movement में, that was not quite attractive. It was lukewarm participation. Lukewarm मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का participation रहा इनका. यहाँ एक रीज़न ये था इनके lukewarm support के लिए कि इनकी लड़ाई ब्रिटिशर्स से तो थी ही नहीं. पहली बात, इनकी जो पहली लड़ाई थी वो इंटरनली थी. अब इंटरनली मीन्स वो खुद इनके रिच पेजेंट से थी. तो पहले ये अपनी रिच पेजेंट से तो लड़ाई सॉल्व करा लें, तब ना ये आगे ब्रिटिशर्स से लड़ें. अब बात आती है कि मैम रिच पेजेंट से क्यों लड़ाई थी इनकी, ऐसा क्या था? चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा तो इन लोगों को रिच पेजेंट्स ने ही परेशान कर रखा था. वो इनसे रेंट लेते थे लैंड का, जिसपे ये कल्टीवेशन करते थे, काम करते थे और स्ट्रगल करते रहे कि भाई कैसे भी हमारा रेंट क्या है माफ़ कर दो या रिड्यूस कर दो. इफ़ यू रिमेंबर, जब गांधी जी ने सत्याग्रह चलाए थे, हम उस रेंट की बात कर रहे हैं जब पेजेंट्स को रेंट पे करना पड़ रहा था. इनको सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ से लगता था कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम इन्हें रेंट नहीं दे या रेवेन्यू पे ना करें तो ये कुछ कर दें, मतलब हमारे ऊपर और हार्श तरीके से पॉलिसीज को इम्पोज करना स्टार्ट कर दे रिच पेजेंट्स. चिल्ड्रन, सबसे बड़ी बात है ना, इनको कांग्रेस सपोर्ट नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था. अब यहाँ कांग्रेस के सपोर्ट ना करने का क्या रीज़न हो सकता है? वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो फंड से चलती है. तो कांग्रेस को ये पता था कि अगर हमें इलेक्शंस लड़ना है तो हम रिच पेजेंट से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते. देखो, इनको अगर फाइनेंशियली कांग्रेस को सपोर्ट कोई कर सकता था तो वो कौन था? रिच पेजेंट्स थे. पुअर पेजेंट्स तो कर नहीं सकते थे. अब इनको ये लगता था कि अगर हमने पुअर पेजेंट्स को सपोर्ट किया तो हमको रिच पेजेंट सपोर्ट नहीं करेंगे, आगे जाके हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं. इसलिए कांग्रेस जो है वो पुअर पेजेंट्स को सपोर्ट ही नहीं करती थी. इस वजह से कांग्रेस और पुअर पेजेंट्स के बीच में जो सिचुएशन थी वो अनप्लेजेंट ही बनी रही.
अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट की कि इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या सपोर्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तरफ। सो लर्नर्स, ऐसा ही इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में था जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। रादर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे इस मूवमेंट के तरफ, राइट। यही सेम स्टोरी जो पेजेंट्स के साथ थी वो थोड़ी मिलती जुलती भी वर्कर्स के साथ भी थी। तो चिल्ड्रन, पहली बात तो ये थी कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उससे उनको बहुत प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वो किस चीज़ से अपसेट थे? जो भी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने उनके बिजनेस पे इम्पोज कर रखी थी, तो वो उससे थोड़े खुश नहीं थे। इन्हीं पॉलिसीज, इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। एंड लर्नर्स, द सेकेंड रीजन वाज कि उनको जितने भी इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स थे ना, उनसे प्रोटेक्शन चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर बाहर से गुड्स आएंगे, बाहर के गुड्स आके यहाँ वो सेल करेंगे ब्रिटिशर्स, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उनके करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो बिजनेस क्लास पीपल थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका ये कहना था कि ना ये गुड्स इंपोर्ट होंगे बाहर से, ना ये यहाँ बेचेंगे और ना उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहते थे कि हमारे ही गुड्स यहाँ बेचे जाएं, उनको प्रॉफिट हो और सारी पॉलिसीज को हटा दी जाए, और इन रिटर्न क्या होगा? इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन्हीं चीजों के लिए इन लोगों ने बनाई IIC इन 1920। IIC मीन्स इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स इन 1920, so that through these associations they could get benefit and can earn more and more profit. They also formed FICCI, Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries in 1927। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे आपके पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड GD बिरला, इन लोगों ने भी CDM को सपोर्ट किया था। यहाँ तक कि ये जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प भी दी थी, और तो और रिफ्यूज कर दिया था टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स। मना कर दिया था। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। बट आफ्टर, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, तो कहीं ना कहीं जितने ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये ग्रुप्स थे, चाहे वो प्रोमिनेंट ग्रुप्स थे या ये जो इन्होंने ये एसोसिएशंस बनाए थे, इन लोगों के हाथ लगी निराशा और इनका जो एंथुजियाज्म था वो थोड़ा क्या हो गया था? कम हो गया था। अब ये चिंतित हो गए थे कि भाई अभी तक तो हम इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि कुछ तो भला हो जाएगा, लेकिन अब इनका चिंता का जो विषय था, कंसर्न था, वो थोड़ा सा बढ़ गया था। किस चीज के लिए? स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटी, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे, प्रोलॉन्ग्ड डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, ये सारी चीजें इनको थोड़ा सा टेंशन में डाल रही थी कि अब हमारा क्या होगा। तो चलो अब हम पढ़ते हैं जो ये इंडस्ट्रीज में वर्कर्स थे, काम करने वाले, उनका कैसा पार्टिसिपेशन रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उनका भी पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं रहा। इवन कांग्रेस यहाँ पर भी वर्कर्स को सपोर्ट करने से डर रही थी। वाई? क्योंकि कांग्रेस को सपोर्ट कहाँ से मिलना था? रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना था, तो उन्हें छोटे मोटे वर्कर्स से क्या लेना देना था। तो एक ये भी कारण रहा। बस थोड़े बहुत आप देखा जाए तो नागपुर रीजन के जो वर्कर्स थे उन्होंने CDM में पार्टिसिपेट किया था। बट यू नो व्हाट चिल्ड्रन, इनके साथ साथ कुछ वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने CDM को सपोर्ट किया बाय अडॉप्टिंग दी आइडियाज ऑफ गांधी जी। गांधी जी के कुछ आइडियाज को उन्होंने अडॉप्ट करके CDM को सपोर्ट करने की कोशिश की। अब वो आइडियाज क्या थे कि बॉयकॉट करो फॉरेन गुड्स का, अपने लो वेजेस के लिए थोड़ा सा संघर्ष करो, लड़ो, प्रोटेस्ट करो। तो ये सारी चीजें छोटे मोटे वर्कर्स कर रहे थे। इवन जो रेलवे वर्कर्स थे
उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी थी इन 1930. नॉट ओनली रेलवे वर्कर्स बट ऑल्सो डॉक वर्कर्स इन 1932. नाउ द क्वेश्चन कम्स, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक वर्कर्स? सो हियर इज द डेफिनेशन, दोज वर्कर्स हु लोड और अनलोड शिप इन अ पोर्ट. जब पोर्ट्स पे शिप आती है तो वहां पर शिप्स को लोड और अनलोड करना पड़ता है, उनको क्या कहते हैं? डॉक वर्कर्स कहते हैं. Thousands of workers in छोटा नागपुर tin mines participated. छोटा नागपुर से भी कुछ वर्कर्स सामने आए, टिन वर्कर्स सामने आए और उन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि विमेन पार्टिसिपेशन कैसा रहा. चिल्ड्रन, एज वी नो दैट विमेन ना किसी से कम नहीं है. विमेन हमेशा साथ में रही हैं आज़ादी की लड़ाई में और उन्होंने साथ में लड़ाई करी है आज़ादी की. इवन जब गांधी जी दांडी मार्च पे गए थे उनके साथ भी मार्च में गई थी और सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करके उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, गांधी जी को सपोर्ट दिया था. इवन इस चीज़ के लिए जब जेल में लोग बाग गए थे ना तो वो विमेन भी गई थी, विमेन भी जेल होकर आ गई थी. इमेजिन, विमेन भी किसी से नहीं डरती थी, वो भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना जानती थी हर प्रोटेस्ट में, हर मार्च में, हर मूवमेंट में. गांधी जी का लेकिन यहाँ सिर्फ इतना सा कहना था कि विमेन इन चीज़ों के लिए नहीं बनी है. विमेन जो है वो घर पे काम काज करने के लिए बनी हुई है, बच्चों को संभालने के लिए बनी हुई है, घर को बनाए रखने के लिए बनी हुई है. गांधी जी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन उनकी सोच कुछ ऐसी ही थी विमेन को लेकर. और कांग्रेस हमेशा ही रिलक्टेंट रही है विमेन को एक अच्छे ओहदे पे ले जाने के लिए, एक अच्छा पोजीशन देने के लिए. कांग्रेस ने कभी भी ये प्रॉमिस नहीं किया कि विमेन को वो लोग एक अच्छी हायर अथॉरिटी पे रखेंगे या हाई पोजीशन देंगे. अब हम बढ़ते हैं दलित्स एंड मुस्लिम्स की तरफ कि इनका क्या एक रिएक्शन था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दलित्स. दलित्स का क्या पार्टिसिपेशन रहा? तो लेट मी टेल यू चिल्ड्रन दैट दलित्स and Muslims, they did not actively participated in the movement. ऐसा क्यों था? There is a reason behind it. जैसा कि मैंने आपको बोला कि दलित्स ने कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया था मूवमेंट में. फॉर लॉन्ग टाइम यहाँ पर भी कांग्रेस ने उनको इग्नोर किया. किस डर से किया? कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस अगर दलित्स का सपोर्ट करने लगे तो जो सनातनीज थे वो उनका साथ छोड़ दें. गांधी जी ने लेकिन दलित्स को सपोर्ट किया. गांधी जी हमेशा दलित्स को सपोर्ट करते थे एंड गांधी जी ने कहा कि ये हैं हरिजन्स. हरिजन्स मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड. तो यहाँ गांधी जी इवन क्या करते थे, वो झाड़ू भी लगाते थे. वो कहते थे ये काम जरूरी नहीं है कि ये स्वीपर्स का ही काम है, ये हम भी कर सकते हैं. वो दलित्स के फेवर में ही बात करते थे. ये तो बहुत अच्छी बात है. गांधी जी ने कभी शुरू से ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया. तो गांधी जी ने हमेशा अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात कही. उन्होंने कहा कि हमारा देश तब तक आज़ाद नहीं हो पाएगा, हमें स्वराज तब तक नहीं मिल पाएगी जब तक हम अपने देश से अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं कर देते. ये छुआछूत को खत्म करो भाई. इसी को वो क्या करते थे, लोगों को बताते थे कि टॉयलेट साफ करूंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा. क्यों? सिर्फ अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए. यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक एसोसिएशन बनाई, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930. अब यहाँ उन्होंने डिमांड कर दी कि सारे जितने भी दलित्स हैं उन सबको रिजर्व सीट्स दी जानी चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में. यहाँ तक कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो भाई, हम अपना लीडर खुद चुनेंगे. जब तक हमें हमारी पोजीशन नहीं मिलेगी, समाज में हमें किसी ओहदे पे नहीं रखा जाएगा, जब तक हमारे लिए सीट्स रिजर्व नहीं होंगी, हमें कोई भी कंसिडर नहीं करेगा किसी चीज़ में और ये अनटचेबिलिटी बनी रहेगी. तो गांधी जी ने यहाँ अम्बेडकर जी से कहा, नहीं अम्बेडकर, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा. तुम ऐसे कैसे कह रहे हो कि तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए? ऐसा करके तो मैं अपने देश को और बांट दूंगा, डिसइंटीग्रेट कर रहा हूं. और अगर मैंने तुम्हारे कहने पे ऐसा कर दिया
तो जो मेरा मेन मोटिव है, देश को, सारे रिलीजन को, सबको साथ लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ना, मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। लेकिन यहाँ बस एक छोटी सी ये आर्ग्यूमेंट हो गया था कि अंबेडकर जी ने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, हमें अलग से रिकॉग्निशन दे दो, हमारे लिए सीट्स को रिजर्व कर दो, तो गांधी जी ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मना कर दिया था। अब लर्नर्स, आप लोग सोच रहे होंगे गांधी जी ने ऐसा क्यों किया था, दे देते। गांधी जी यहाँ ये नहीं चाहते थे कि मेरा देश बट जाए। अगर मेरा देश बट जाएगा तो हम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आप देखो, गांधी जी सबको साथ लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम्स हो, दलित्स हो, वर्कर्स हो, पेजेंट्स हो, सबको लेकर चल रहे थे वो, राइट। तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब अम्बेडकर अपनी जिद पे अड़ गए, नहीं मुझे तो चाहिए, मैं चाहता हूं कि हम लोगों को अलग से एक रिकॉग्निशन दिया जाए, तब गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तब तक फास्ट करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। कि अंबेडकर जी गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे। अब वो गांधी जी को इस हालात में नहीं देख सकते थे कि गांधी जी उनके लिए तब तक व्रत रखें जब तक वो मर नहीं जाते। तो यहाँ अंबेडकर ने कहा, ठीक है गांधी जी, आप जैसा कर रहे हैं आप करिए, मैं आपके साथ हूं। गांधी जी ने कहा हाँ देंगे, लेकिन एक बार पहले देश को क्या हो जाने दो, आज़ाद हो जाने दो, तब हम आपको रिजर्व सीट्स भी देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट भी देंगे। और ऐसा हुआ भी, आज रिजर्व सीट्स भी है, सेपरेट इलेक्टोरेट भी है। अब हम चलते हैं मुस्लिम्स के पार्टिसिपेशन की तरफ कि मुस्लिम्स का क्या रोल रहा। लर्नर्स, मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन था वो ल्यूकवार्म रहा। आपके जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे वो थोड़ा सा फीलिंग्स लेकर आ जाते थे मुस्लिम्स के अंदर, एलियनेटेड वाली, मतलब कांग्रेस उनको बिल्कुल अलग लेके चलती थी। तो जो मुस्लिम्स और हिंदू के जो रिलेशनशिप्स थे वो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, और कई सारे सिटीज में कम्युनल क्लैशेस भी होने लगे थे। कम्युनल क्लैशेस मतलब एक जात पात को लेकर, धर्म को लेकर। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एफर्ट्स लगाए कि वो वापस से एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करें और एक अलायंस बना लें ताकि आज़ादी की लड़ाई क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने बात करी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की, जैसे अंबेडकर जी ने करी थी कि दलित्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, ऐसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कर दी यही वाली बात कि अब मुस्लिम्स को भी भाई एक रीजन दे दो जहां पर हम अपना सेपरेट इलेक्टोरेट बना सकें और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हम अपने मेंबर्स को खड़ा कर सकें। जब ये बात चली रही थी, मुस्लिम्स को, हिंदूज को और कांग्रेस को साथ लाने की बात हो ही रही थी और फ्रेंडशिप की बात चल रही थी, इतने में वहां पर खड़े होते हैं एम.आर. जयाकर, जो हिंदू महासभा के लीडर थे, और उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम्स की फ्रेंडशिप तो नहीं हुई, लेकिन हिंदू मुस्लिम्स के दंगे फसाद जरूर हो गए। जगह जगह धर्म के नाम पर लड़ाइयां होने लगी। सो चिल्ड्रन, ये तो था हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्या कारण रहे कि फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जब भी आपके लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आते हैं तो आपको यही पार्टिसिपेशन लोगों का लिखना है, और इन्हीं कारणों से, चाहे वो पेजेंट्स थे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, चाहे वो दलित्स थे, मुस्लिम्स थे, जो ये इन लोगों के बीच में क्लैशेस दिखाए गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, इन्हीं सबको आपको लिखना है लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कि ये इसलिए सक्सेसफुल नहीं रहा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग्स। ये टॉपिक थोड़ा बहुत हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि एक
मतलब लोगों के अंदर एकता वाली फीलिंग्स कब आती है? जब उनको ये लगता है कि हमारी कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन ट्रेडिशन है, कॉमन कंट्री है, कॉमन फ्लैग है, कॉमन सिंबल है, कॉमन कल्चर है। तो चिल्ड्रन, जब ये हमारी कॉमन हिस्ट्री होगी तभी तो सबके अंदर ये वाली फीलिंग्स आएंगी कि नहीं, हमें आज़ादी की लड़ाई साथ में मिलके लड़ना है। तो अब जो दौर था वो थोड़ा डिफरेंट दौर आ गया था। अब जो हेल्प ली जा रही थी आज़ादी की लड़ाई के लिए, लोगों के अंदर फीलिंग्स लाने के लिए कि हम सब एक हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कैसे रिच पेजेंट्स, पुअर पेजेंट्स बटे हुए थे, दलित्स बटे हुए थे, मुस्लिम्स बटे हुए थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट बटे हुए थे। तो इन सबके बीच में इवन हिंदू मुस्लिम्स बटे हुए थे। तो कैसे हम सबके अंदर ये फीलिंग्स लाते? भाई सबको एक तो करना था ना आज़ादी की लड़ाई लड़ने से पहले। तो यहाँ शुरू करा गया एक नया तरीके का दौर, और वो दौर था कि सबका एक ये फीलिंग्स लाना कि हम सबका एक ही स्ट्रगल है, सबकी एक ही हिस्ट्री है, फिक्शन है। एक रोमांटिसिज्म टॉपिक जो हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा था, उस तरीके का कुछ यहाँ पे शुरू किया गया। फोकलेयर, लोक गीत गाने लगे, सॉन्ग्स चलने लगे देशभक्ति वाले, पॉपुलर प्रिंट सब जगह ये प्रिंट होने लगा कि देश हमारा है। सब लोगों के अंदर ये फीलिंग्स लाने की कोशिश की जा रही थी कि हम सब एक हैं। सिंबल्स बनाए गए। आप लोगों को याद होगा कि जब हमने नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें एक लॉन्ग क्यू लगा था, सब लोग अपने अपने देश का झंडा लिए हुए थे, सिंबल लिए हुए थे, अपने अपने देश को सिंबलाइज कर रहे थे फ्लैग्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू। तो ये क्या है? ये एक नया तरीके का दौर चलाया गया, बहुत सारे कल्चरल प्रोसेसेस चलाए गए। अब इंडिया में एक जो दौर चल रहा था वो थोड़ा अलग चल रहा था, और इसी दौर में किसी ने विजुलाइज की द इमेज ऑफ भारत माता, जिसको हम कहते हैं एलेगरी, विच वी स्टडीड इन नेशनलिज्म इन यूरोप, कि जो हम सोचते हैं उसको पर्सोनिफाई कर देना, इट इज नोन एज एलेगरी। तो अब लोगों के दिमाग में इमेज आई किसकी? भारत माता की। भारत पिता की क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ देश को एक माँ से जोड़ने की कोशिश की गई है। देश जो है वो माँ का एक बच्चा है। माँ जैसे अपने बच्चे को बड़े प्यार से पालती पोसती है, उसी तरीके से यहाँ इंडिया को भी माँ का एक बच्चे की तरह दर्शाया गया है। तो यहाँ कोशिश की जा रही थी लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स लाने की। तो चिल्ड्रन, हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने पहली भारत माता की इमेज को क्रिएट किया था, और इन्होंने ही लिखा था वंदे मातरम। और यही वंदे मातरम किस में लिखा गया था? नोबेल में लिखा गया था, आनंद मात उसमें लिखी गई। और यही वंदे मातरम तब गाया गया था जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था इन बंगाल। तो ये क्या हो रहा था? अब बहुत ही प्यारा सुंदर सा दौर चल रहा था। लोगों के अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग्स लाई जा रही थी, सबको एक करने की कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने बनाई भारत माता की पहली इमेज, जो इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी पवित्र लग रही है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखें, काम एंड कंपोज्ड है, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल है। आप देखो कितना एक अलग ही उनमें से एक फीलिंग्स आ रही है कि ये हमारी भारत माता है। फिर बाद में धीरे धीरे करके ये इमेज आज हम देखते हैं अलग अलग तरीके से लोग बनाने लगे हैं। अपना अपना जो थॉट्स हैं, इमेज है, वो पर्सोनिफाई करने लगे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भी पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी कई सारे बैलेट्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स, ये सब लिखा, चलाया, फैलाया। और जैसे ही ये सारी चीज़ें आई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक अलग तरीके का दौर आ गया था। लोग अपने कल्चर, ट्रेडिशन, प्यार सब भूल चुके थे। अब लोगों के अंदर क्या आ गया था? नफरत, चिढ़, जेलसी। तो ये चीजें जब होने लगी तो लोगों के अंदर वापस
से एक ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग्स आने लगी कि नहीं, हमें अपने देश के लिए लड़ना है, ये हमारा ही देश है। सब लोगों के अंदर प्यार वाली फीलिंग्स आने लगी, क्योंकि जब लोग गीत होने लगे, लोग एक दूसरे के गीतों को पसंद करने लगे, प्रिंट्स होने लगे, सिंबल्स बनने लगे, तब लोगों के अंदर फीलिंग्स आने लगी। तो एक अलग तरीके का फोक रिवाइवल देखने को मिल रहा था इंडिया में। लोग जो एक दूसरे के प्रति प्यार भूल गए थे, अब वो प्यार वापस आने लगा था। नतेशा शास्त्री, इन्होंने भी अपने 4 वॉल्यूम्स लिखे, बड़े बड़े कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स के बारे में भी लिखा, फोक लेयर ऑफ सदर्न इंडिया भी लिखे गए, क्योंकि हर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी था, हर लैंग्वेज बोलने वाले को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी था। तो तमिल में भी पब्लिश होने लगा, और इनका ये सोचना था कि जो लोकगीत हैं वो एक हमारे देश की लिटरेचर को बताते हैं। ये सोचते हुए उन्होंने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से नया दौर चलना शुरू हुआ। लोग एक दूसरे के पास आने लगे, लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स आने लगी, और लोगों ने स्टार्ट करी आज़ादी की लड़ाई एक साथ मिलकर। इसी दौरान हमारा इंडियन फ्लैग भी बनाया गया, और उसके पीछे हिस्ट्री क्या है अब ये देखते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लैग के पीछे क्या हिस्ट्री थी। तो चिल्ड्रन, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, तब एक फ्लैग तैयार किया गया, ट्राई कलर फ्लैग इंडिया के लिए, जिसमें रेड, ग्रीन, येलो कलर था, और इसमें 8 लोटसेस बनाए गए थे, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, और यहाँ चांद था और यहाँ सूरज था। तो ये फ्लैग ना बहुत कुछ कह रहा था। वंदे मातरम सबके अंदर एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स ले आया था, इसलिए 8 लोटसेस यहाँ इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ये 8 प्रोविंशियल स्टेट्स को शो कर रहा था ब्रिटिशर्स की, जहाँ पर ब्रिटिशर्स अपना कब्जा जमाए बैठे हुए थे, और वो अब वहाँ से हटाना चाहते थे। और यहाँ चांद सूरज यहाँ रिप्रेजेंट करता था हिंदू एंड मुस्लिम्स की यूनिटी को। वो ये बता रहा था कि देखो, हिंदू और मुस्लिम्स भी साथ में आ गए हैं। अब बात करते हैं उस फ्लैग की जो गांधी जी ने डिजाइन किया था इन 1921। यहाँ पर भी रेड, ग्रीन, वाइट कलर रखा गया, और इसके बीच में बनाया गया स्पिनिंग व्हील। गांधी जी यहाँ चरखे के थ्रू ये बताना चाहते थे कि अपने हाथों से कपड़ा बनाओ और फिर उसको बेचो। आत्मनिर्भर भारत की बात यहाँ करी गई थी गांधी जी के द्वारा कि अब हम खुद अपना प्रोडक्शन करेंगे और फिर इसी प्रोडक्शन को यूज करेंगे और बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखा, गांधी जी ने एक छोटे से फ्लैग के थ्रू कितनी बड़ी बात कर दी थी। यहाँ बात करी थी गांधी जी ने आत्मनिर्भर भारत की। तो चिल्ड्रन, ऐसे ही चीजें बढ़ती गई, सब जगह मूवमेंट्स चलते गए, लोगों के अंदर एकता वाली फीलिंग्स आती गई। वो फीलिंग्स जो एक दूसरे के तरफ नफरत को क्रिएट कर रही थी वो खत्म होती गई। थ्रू रोमांटिसिज्म, थ्रू फोकलेयर, थ्रू नेशनल सॉन्ग्स, थ्रू मेनी थिंग्स, राइट। कोई कसर नहीं छोड़ी थी हम लोगों ने एक दूसरे के प्रति एक प्रेम भावना की और आज़ादी को पाने के लिए। तो अब यहाँ हम करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की बात। 19th सेंचुरी खत्म होते होते इंडियंस thought in order to instill a feeling of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. अगर हम एक दूसरे के प्रति रियली अच्छी फीलिंग्स लेकर आते हैं और हम चाहते हैं कि हमें अपने देश पे गर्व हो, तो हम लोगों को कुछ अलग तरीके से इंडिया को लेना ही पड़ेगा। और यहाँ लोगों ने शुरू किया क्विट इंडिया मूवमेंट, साथ मिलकर यहाँ सब साथ में आए और आज़ादी की लड़ाई लड़ी इस मूवमेंट के थ्रू, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। और ब्रिटिशर्स को बोला गया कि भारत छोड़ो, अब हमारे भारत में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और हमें अब अपना भारत वापस चाहिए।
तो लर्नर्स यहाँ हमने क्या देखा कि जब ये सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग चली कि ये सब हमारा ही तो है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, चाहे आप किसी भी जात से हो, चाहे दलित हैं, चाहे रिच पेजेंट्स हैं, पुअर पेजेंट्स हैं, आप सब यहीं के हो, आप सबका ये भारत है। जब सबके अंदर ये फीलिंग्स आने लगी तो फाइनली हमको आज़ादी मिली और हमारा इंडिया क्या हुआ, इंडिपेंडेंट, और हम लोग आज़ाद हो गए। सो लर्नर्स, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है लेकिन एक्सप्लेन करने की कोशिश पूरी की गई है और आपको मज़ा भी आएगा और वाकई आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो या ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। सो ड्रॉप अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Bye learners, take care.